नमस्कार दोस्तों, BHU एग्रीकल्चर द्वारा आयोजित मिशन 2020 के केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको कि आपको एग्ज़ाम से पहले जो है एक बार ज़रूर करके जाना चाहिए, क्योंकि जो है इनसे प्रीवियस में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी जो है रिपीट होने के चांस है। उन लोगों के लिए जो अभी तक केमिस्ट्री मान लीजिए जिनका नहीं हो पाया या फिर चाहते हैं लास्ट में रिवीजन कर पाना, तो जैसा कि पता होगा कि 10 से 12 दिन के बाद आपके एग्जाम्स हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं है कि सारे बुक्स को पढ़ पाएँ आप। तो उसको देखते हुए जो है हम लोग प्रीवियस ईयर में जिस तरह से आए हुए हैं उसके बेसिस पे हम लोग कुछ टॉपिक्स आपको बताएंगे यहाँ पे कि उन टॉपिक्स को जो है आपको पूरे करके जाना है। और साथ ही साथ जो है इन टॉपिक्स से आपको हर दिन जो है क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आपका ये टॉपिक्स एक बार आप यूट्यूब पर देख लेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं। और ये करने के बाद जो है यहाँ से कर लेते हैं, तो उसके बाद आप टेलीग्राम पर जाके उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। तो आप जाके टेलीग्राम पर जो है हमारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में जो है मैं आपको टॉपिक्स जो है कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ केमिस्ट्री के, वो बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहला तो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा जो है सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री, या फिर उसको मोल कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। मोल कंसेप्ट जो चैप्टर है उसको भी मैं कवर करूँगा। और तीसरा जो है रिडॉक्सिएशन, यानी फर्स्ट पार्ट में जो है मैं 3 चैप्टर्स को कवर कर रहा हूँ। और ऐसे ही आगे भी केमिस्ट्री के जो है अलग अलग पार्ट्स आएंगे जिसमें सारे चैप्टर्स जो है आपके कवर कर दिए जाएंगे। आपको भी जो है टाइम मिल जाएगा और साथ ही साथ जो है आप अच्छे से जो है चैप्टर वाइज जो है आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया जाएगा यहाँ पे, उसको देखते हुए आप कवर कर लेंगे अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं, और भी सब्जेक्ट्स को भी आप ध्यान दे पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बताऊँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो क्वेश्चंस बनता है वो बेसिकली जो है नॉर्मली जो है प्रीवियस में जो BHU में पूछे गए हैं, वो जनरली जो है कंपोजिशन से पूछे जाते थे। कंपोजिशन जो है कंपोजिशन ऑफ एटम्स जो हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो कंपोजिशन में भी जैसे क्या है कि कंपोजिशन में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ये दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ से जो है ये एटम बना हुआ है। जैसे न्यूक्लियस के बारे में पूछ जाते थे या इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ जाते थे। न्यूक्लियस जैसे हो गया कि न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से पूछे जाते थे। अभी तो फिलहाल ये रिपीट होना बंद हो गया है, लेकिन फिर भी प्रीवियस में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना होगा, कंपोजिशन। नेक्स्ट अब चलते हैं उसके अंदर की इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या क्या क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं या फिर किस तरह के क्वेश्चन आगे भी रिपीट हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जैसे सबसे पहले तो इसका आता है कि कौन इसका आविष्कार किया था, खोज कौन किया था, तो ये हो गया J.J. थॉमसन। फिर जो आता है कि इस पर चार्ज कौन सा होता है, तो ये आप देख सकते हैं कि निगेटिवली चार्ज होता है, तो ये चार्ज के बारे में पूछ देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो है बात करूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें मास के बारे में पूछ देते हैं कि इसका मास क्या है। तो मास भी जनरली जो है इसमें ग्राम या फिर KG में नहीं पूछा जाता है, ये जो है प्रोटॉन के टर्म्स में पूछा जाता है, कितने टाइम्स प्रोटॉन के होते हैं। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखना होगा। तो इसमें जो है 1837 टाइम्स होता है, ये जनरली दिया जाता है। या फिर कहीं कहीं इसमें अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए इसको इस टर्म में देता है कि 1840 नियर अबाउट कर देता है, 33 7 को 40 कर देते हैं, या फिर 1800 सीधे कर देते हैं, 1/800 कर देते हैं। जनरली इसमें ऐसा करना स्टार्ट किए हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। मास को आप बहुत ध्यान से कर लीजिएगा कि मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का टर्म्स में, एक प्रोटॉन के टर्म्स में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोटॉन का मास, जो प्रोटॉन का भी मास पूछा जाता है। तो प्रोटॉन का मास जो है जनरली प्रोटॉन का मास तो ये KG में आपको बहुत लोगों को सबको याद ही होगा, लेकिन जो है AMU में जो यहाँ पे AMU दिया हुआ है 1.0072, इसमें जनरली लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, नहीं ये आता है एग्जाम में जो है इस समय यही पूछना ट्रेंड बना दिया, करना चालू कर दिया है। इस चीज़ को आप ध्यान दे देंगे कि जो है AMU में जो इसका मास है प्रोटॉन का कितना होता है, इस चीज़ को आप याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन से ही जुड़ा हुआ जो चीज़ है वो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं वो कैथोड रे से पूछे जा रहे हैं। तो कैथोड रे में जनरली सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वही आता है कि कौन खोज किया था इसका, तो इसका जो खोज किए थे वो है विलियम क्रूक्स। ये चीज़ को आप याद करना होगा। नेक्स्ट आता है कि कलर क्या होता है कैथोड रेज का, तो कलर जो है ये कलर को आपको देखना होगा। तो कलर के लिए आपको ब्लू कलर होता है, ये आप देख सकते हैं। आप जहाँ भी नोट्स होगा आप नोट से पढ़ सकते हैं। बस मैं यहाँ पे जो है कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है इस टॉपिक्स को मैं यहाँ पे आपको वो कर दे रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ एक तरह से, क्योंकि पढ़े तो सब होंगे लेकिन हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि एग्जाम से पहले जो इन चीज़ों को आप छोड़ के ना जाएँ, एक बार जरूर करके जाएँ, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि प्रीवियस में बन भी रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट जो है इसमें बात करते हैं कैथोड रे से कलर हो गया। दूसरा जो हो गया प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे इसके चार्ज के बारे में पूछा जाता है, कौन सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन से चूंकि बना हुआ है तो निगेटिव चार्ज होगा कैथोड रेज पे, ये पूछ दिया जाता है। या फिर कौन से डायरेक्शन इसका पूछा, स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करता है, मैकेनिकल इफेक्ट इसका क्या होता है। फिर और जो है EM रेशियो, E/M रेशियो जो होता है ये भी पूछ जाता है। तो E/M रेशियो जनरली जो कंपेयर करने के रूप में आता है, ये जो है एनोड रे से, तो मैं अभी आगे बता रहा हूँ एनोड रे, यहाँ पे बता दूंगा आपको। तो ये चीज़ को ध्यान देना होगा आपको। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी जो आपके पास नोट्स जो होंगे वो नोट्स में लिखे होंगे, वो नोट्स को पढ़ लीजिएगा आप लोग।
कैथोड रेज को। फिर नेक्स्ट चलता है प्रोटॉन की तरफ। सो प्रोटॉन में जो बेसिकली क्वेश्चन बनता है वो है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था। सो खोज इसका गोल्डस्टीन ने किया था, ये है। दूसरा हो जाएगा चार्ज क्या होता है, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, बीच में प्रीवियस में बहुत रिपीट हुआ है, वो है कि एनोड रेज को क्या बोलते हैं। तो ये याद रखें, कैनाल रेज जो है, कैनाल रेज, या फिर कैनाल रेज पे जो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैनाल रेज पे चार्ज क्या होता है, या फिर एनोड रेज को क्या बोलते हैं, कैनाल रेज। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब फिर थर्ड नंबर पर ये है कि प्रॉपर्टीज़, इसके जो प्रॉपर्टीज़ में अभी बात कर रहा था कि प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में जैसे कैथोड रेज थे उसी तरह से सेम लगभग दोनों का प्रॉपर्टी सेम है, कुछ कुछ जगहों पर ये डिफरेंस करते हैं। जैसे मैं बताया था E/M रेशियो, तो E/M रेशियो जो है कैथोड और एनोड को ही कंपेयर करा करके वो पूछते हैं। E/M रेशियो का मतलब होता है कि चार्ज अपन मास रेशियो। तो जो है E/M रेशियो जो है ये कैथोड रे का, मतलब ये एनोड रे का ये छोटा होता है कैथोड रे से, क्योंकि यहाँ पे मास अब जो देख रहे हैं ये मास जो है प्रोटॉन का ज़्यादा होता है, तो मास जैसे ही ज़्यादा होगा तो ये जो रेशियो टोटल छोटा हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा कि E/M रेशियो अगर कहीं पूछता है एग्जाम में कि दोनों का किसका ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ को ध्यान देना होगा आपको। तो ये याद भी कर सकते हैं कि प्रोटॉन यानी कैनाल रे का जो E/M रेशियो होता है वो छोटा होता है कैथोड रे से। अब नेक्स्ट चलते हैं न्यूट्रॉन की तरफ। तो न्यूट्रॉन की तरफ बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है, आप भी बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं बहुत जगहों पे अगर किए होंगे तो, कि वो इसका खोज किसने किया था। तो जेम्स चैडविक ये पूछा गया है, तो हो सकता है बीच में भी रिपीट कर दें इनका, क्योंकि ये रिपीट ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट ही करते हैं क्वेश्चन इधर उधर के एग्जाम से। तो ये जेम्स चैडविक ये पूछ सकते हैं, इसको आप ध्यान दे देंगे। जीनों के जो डिस्कवर जो किए थे उनको ध्यान देना होगा आपको। फिर नेक्स्ट चार्ज न्यूट्रल होता है। फिर इसके बाद इससे जो क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन, ये इस तरह का बनता है क्वेश्चन, कुछ इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि एटॉमिक मास आपको दे देगा, किसी एटम का एटॉमिक मास दे देगा, उसके बाद आपको पूछेगा न्यूट्रॉन का संख्या कितना है उसमें। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जैसे दिया हुआ है C7 14, तो 14 एटॉमिक मास हो गया उसका, 7 प्रोटॉन का नंबर हो गया, वहाँ पर एटॉमिक नंबर हो गया। तो बेसिकली करना क्या है, मैं आगे भी बता दूंगा आपको कि किस तरह से कैलकुलेट करना होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन। यहाँ पे डायरेक्ट जैसे एटॉमिक मास 14 है उसमें से 7 घटा देंगे तो आपको 7 न्यूट्रॉन का संख्या आ गया। तो इस तरह से भी इसी तरह से क्वेश्चन न्यूट्रॉन पे जनरली पूछा जाता है। ये इन्हीं 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो डिस्कवरी के बारे में पूछ देगा, या फिर चार्ज तो जनरली अभी पूछना बंद कर दिया है, तो चार्ज भी देख लीजिएगा आप। और जो है ये इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली ज़्यादा बन रहे हैं, ये क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे। हम नेक्स्ट चलते हैं एटॉमिक मॉडल्स की तरफ। सो एटॉमिक मॉडल्स में जो है जनरली सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल, जैसे बहुत सारे मॉडल्स थे लेकिन उसमें से थॉमसन मॉडल से कुछ क्वेश्चन पूछे दिए जाते हैं। जैसे वाटरमेलन मॉडल जो था कि प्रोटॉन जो है चारों तरफ स्कैटर रहते हैं, उसके बीच में जो यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये पूछ दिया जाता है जनरली क्वेश्चंस। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एटॉमिक मॉडल है वो है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसी से जो है बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं बताऊँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस इससे बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, उसको आपको ध्यान देना होगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो तो यही बनता है कि स्क्रीन की कौन सा यूज़ किए थे, वो स्क्रीन क्या चीज़ से किए थे, जो क्या चीज़ से बना हुआ था। तो वो हो जाएगा जिंक सल्फाइड। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और रिपीट भी हो सकते हैं बीच में। तो इस चीज़ को आप पहला नंबर ध्यान देंगे रदरफोर्ड जब भी एक्सपेरिमेंट के बारे में आप पढ़ाई करेंगे। दूसरा पूछा जाता है कि कौन सा पार्टिकल उन्होंने यूज किया था। तो ये है हीलियम न्यूक्लियस जो था। तो हीलियम का डबली आयोनाइज्ड न्यूक्लियस भी कहीं कहीं लिख देते हैं। तो ये रख लीजिएगा He+2 जो था ये यूज किए थे। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इनका ऑब्जर्वेशन के बारे में पूछा क्या क्या वो ऑब्जर्व किए थे। सो ऑब्जर्वेशन में वही यही था इनका कि इन्होंने जो है 99% जो उनका एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या ऑब्जर्वेशन आया था, तो 99% जो स्पेस होता है वो खाली होता है, ये चीज़ को। दूसरा जो होता है हो जाएगा कि फ्यू डिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब कुछ जो इन्होंने हीलियम न्यूक्लियस भेजे थे वो जो है कुछ एंगल से वो डिफ्लेक्ट कर गए थे, और बाकी जो थे वो पूरे डिफ्लेक्ट कर गए थे, पूरे मतलब वो एक 180 डिग्री से वो डिफ्लेक्ट करके वापस आ गए थे। तो यही इनका ऑब्जर्वेशन था। ये ऑब्जर्वेशन के बारे में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, ऑब्जर्वेशन अगर लिखा हो वहाँ पे तब कंक्लूजन में उसको नहीं करना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं ना इस टाइप के, ये 4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से एक आपको छांटने वाला क्वेश्चन दे देते हैं कि उसमें से एक गलत छांटना है या फिर एक सही छांटना है। तो वहाँ पे आपको कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन में मिक्स नहीं करना है। कंक्लूजन अलग चीज़ था, ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्व की तो वो अलग चीज़ था। तो ये चीज़ को ध्यान दें। जैसे उनका कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन था कि लार्ज स्पेस जो होता है एटम के अंदर वो इम्पटी होता है। सबसे पहला नंबर, बहुत ही जो बड़ा सबसे जगह होता है एटम के अंदर वो खाली होता है। सेकेंड जो उन्होंने किया था कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो सेंटर पे इकट्ठा होता है, कंसनट्रेट होता है। तो ये जो था इनका जो कंक्लूजन था। नेक्स्ट जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला इसमें से जो है ड्रॉबैक्स, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक्स जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि स्टेबिलिटी के बारे में, ये मतलब कि एटम का स्टेबिलिटी के बारे में ये नहीं बता पाए थे। और सेकंड जो था वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो था, ये स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं उन्होंने बता पाया था कि स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये बोले थे कि एनर्जी जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है लूज करते रहता है। सो लूज करते अगर रहता है तो एक बार में एनर्जी खत्म हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन तो वापस से वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते। यही दो जो है ड्रॉबैक्स, ये ड्रॉबैक्स भी आप
आपको सभी जगह एनसीईआरटी या फिर कहीं भी आपको नोट्स होंगे तो उसमें मिल जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको 2 चीज़ को ध्यान दे के चलना होगा, क्योंकि इस समय ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये ड्रॉबैक्स हो गया। और नेक्स्ट चलते हैं कि डेंसिटी, ये याद करने वाला चीज़ है, क्योंकि इसमें बहुत बार फिजिक्स में भी, अगर फिजिक्स मान लीजिए आप सॉल्व करना है या फिर आईसीआर के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो फिजिक्स में या फिर बीएचयू में भी पूछा जा चुका है। तो ये चीज़ ये है कि डेंसिटी जो है ऑफ न्यूक्लियस रिमेन्स सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट। बोला जा रहा है कि डेंसिटी जो है वो डिपेंड नहीं करता है किसी भी मतलब एलिमेंट के मटेरियल पर। जैसे एलिमेंट जो मैं कार्बन ले लिया या फिर सिलिकॉन ले लिया, कुछ भी लेता हूँ तो डेंसिटी सबका सेम होता है। कोई भी एलिमेंट ले लूँगा पीरियोडिक टेबल का, डेंसिटी डिपेंड नहीं करता है कि मैं कौन सा एलिमेंट ले रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं क्वेश्चन जो इसमें इस तरह के बनते हैं, या तो डायरेक्ट डेंसिटी ये इस टाइप के टॉप डायरेक्ट ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे, या फिर डायरेक्ट दे देंगे 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से बोलेंगे किसका डेंसिटी अलग है या फिर चूज करने को। तो उसमें से आपको याद रहना होगा कि सबका डेंसिटी जो ऑल ऑप्शन दे देता है, 3 दे देंगे मटेरियल आपको और बोलेंगे कि डेंसिटी किसका सबसे ज़्यादा है, या फिर लास्ट में देंगे सबका सेम है। सबका सेम वाला आपको आंसर टिक करना होगा। इससे मैं इस पर मैं जो है क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा टेलीग्राम में, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप अभी मान लीजिए टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ही क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वहीं पे दिए जाएंगे हर दिन शाम को। तो ज्वाइन कर लीजिए आप अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो। सो अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है एटॉमिक नंबर एंड मास, जो मैं बता रहा था किस तरह से निकालना होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो बेसिकली इसमें पूछे गया जाता है एटॉमिक नंबर, जैसे जेड से जो रिप्रेजेंट किया जाता है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक जेड नीचे लिख दिया जाता है और ए ऊपर लिया जाता है और चार्ज इस ब्रैकेट के ऊपर लिया जाता है। तो इस तरह से मैं किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी चार्ज आयन को या फिर किसी एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इसमें जो प्रोटॉन का नंबर जो है वो जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और प्रोटॉन का नंबर जो है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ठीक। सेकेंड जो होता है मास नंबर जो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को जोड़ के बताते हैं, जो यहाँ पे ए दिख रहा है आपको। सो ये जहाँ भी क्वेश्चन में जैसे मैं अभी ऊपर बताया था निकालने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या, तो इसी तरह से निकलेगा। फिर अब बताते हैं न्यूट्रल एटम्स। न्यूट्रल एटम में जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है सेम होता है। ठीक। अब नेक्स्ट होता है कि अगर चार्ज एटम है, जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, चलो कोई एटम चार्ज एटम दे दिया जाएगा आपको, जिस तरह से ये कुछ जो है चार्ज एटम है के है 19, इसका जेड का वैल्यू दिया हुआ है के, और ए का वैल्यू जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है 40, और यहाँ पर चार्ज जो दिया हुआ है वो -1 दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन पे कैसे निकालेंगे आप इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि वहाँ तो माइनस चार्ज आ गया। सो इस टाइप के क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सिंपल सा आपको फॉर्मूला यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जिसे सब निकालना तो आसान है, निकाल सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं आ रहा वो क्या करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जेड, जो जेड दिया हुआ है आपको जेड देखेंगे पहले लिखेंगे माइनस चार्ज, ब्रैकेट में यहाँ पे चार्ज ऑन एटम, जो भी चार्ज है, अगर प्लस है प्लस लिख देंगे या फिर माइनस है माइनस चार्ज यहाँ पर लिख देंगे, उसी के साइन के साथ लिखना है आपको। ये चीज़ का ध्यान देना है, जैसे माइनस चार्ज है तो माइनस रखेंगे तो बाहर में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस चीज़ से आप वो निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं बीएचयू में पिछले प्रीवियस ईयर में। सो अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट तरफ, जैसे प्रोटॉन की संख्या यहीं पे जैसे निकालना था, जहाँ पे मैं एग्जांपल भी दे दिया हूँ, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसी जो ऊपर एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें सारे प्रोटॉन्स की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है यहाँ पे निकाल के बताया गया है। जैसे 20 देख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस होकर 1 हो गया है, 20 हो गया है। सो अब नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, वो है कि वेलोसिटी पूछ जाता है। वेलोसिटी क्या होता है, तो वो लाइट का वेलोसिटी होता है इसका। नेक्स्ट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर क्या क्या चीज़ बना होता है, वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं उसके अंदर, जो कि परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और वो भी परपेंडिकुलर होता है, या तो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और वो भी परपेंडिकुलर होते हैं जिस वेव जिस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये फिजिक्स में इसे बताया भी होगा जो फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, या फिर जो मान लीजिए यहाँ पे जैसे बायोलॉजी खास करके एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट हैं, उनको तो मान लीजिए फिजिक्स को ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तो उनको इस चीज़ को याद कर लेना चाहिए यहाँ पे कि जो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और वो वेव के मोशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। सो बेसिकली अब बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। सो इसमें आप देख रहे हैं जैसे वेवलेंथ, तो वेवलेंथ निकालने को आपको क्वेश्चन दिया जाता है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, वेव नंबर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, या फिर उनके यूनिट्स पूछे जाते हैं। जनरली फ्रीक्वेंसी के जो है यूनिट्स पूछे गए हैं अभी तक, और वेव नंबर के। तो ये इस तरह के जो है न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, या फिर मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगा। यहाँ पे सारा वो चीज़ कवर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इन चीज़ों को जो मैं टॉपिक बताऊँगा, इन टॉपिक्स को आप करते जाएँ। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो थ्योरी था, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो थे, अब जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो थ्योरी जो था वो प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी। तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्वांटम थ्योरी जो था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो इसके अंदर जो है क्वेश्चन जनरली एक ही बेसिक होता है, E=hc/λ या फिर hμ। इसमें से ही कोई एक दे देगा, मतलब साफ एक हटा के बाकी सब दिया रहेगा, एक आपको निकालना होगा। ये फॉर्मूला पे रख के देंगे, और ये एज का जो वैल्यू है, ये कहीं कहीं एग्जाम में डायरेक्ट एज का वैल्यू भी पूछ लेता है। तो उसमें बेसिकली अब कर क्या रहे हैं, ERG जो यहाँ पे ERG से इसको जूल में कन्वर्ट कर देगा, या फिर जूल में आपको पूछ लेगा, या फिर कुछ और यूनिट में पूछ लेता है। तो यूनिट कन्वर्जन आप बढ़िया से ध्यान से देख लें, तो
तो इसी पे क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं इस समय। सो नेक्स्ट जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन से लगातार इस समय रिपीट हो रहा है बीएचयू में भी, जिसको आपको बहुत ध्यान से देना होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहा है इस समय वो हो रहा है कि जो है ये किसके लिए एप्लीकेबल है। सो यहाँ पर साफ लिखा है थ्योरी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ स्पीसीज हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यहाँ पे वही है कि वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को ये केवल एप्लीकेबल होता है। तो यही बेसिकली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल में, या तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे या फिर चूज करने को दे देंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो उसमें जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम हाइड्रोजन हो गया, या फिर He+, यहाँ पे भी जो है एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया। उसी तरह से अगर बात करें यहाँ पे लिथियम देख सकते हैं। सो लिथियम में भी 2+ आ गया तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया। तो इस तरह से आपको एग्जाम वहाँ पर 4 ऑप्शन भी दे सकते हैं और उसमें से बोल देंगे कौन सा जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल को फॉलो नहीं करेगा। तो वहाँ पर वही चूज करना होगा कि आपको वन इलेक्ट्रॉन वाले चूज करने होंगे एटम्स को, या फिर जो भी आयंस दिए होंगे। अब इसके बात करते हैं कि बोर्स एटॉमिक मॉडल का और क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसमें तो एक तो है L=mvr, यानी मोमेंटम जो निकालने के लिए मोमेंटम जो है वो निकालने को क्वेश्चन आते हैं। कुछ ना कोई मतलब mvr NH/2π कुछ भी एक चीज़ दे दी जाएगा, उसको निकालने को दे देगा। सेकेंड जो है रेडियस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जो चल रही है इन सब को भी जो है आपको मतलब ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ये सारे चीज़ को आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, या फिर कहीं लिख लीजिएगा कॉपी पे, क्योंकि एग्जाम से पहले इसमें अभी प्रीवियस में भी बहुत बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नेक्स्ट जैसे इसमें है कि रेडियस के बारे में पूछा था, बोर्ड से रेडियस, इसे रेडियस से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर इसे तो आपको एनसीईआरटी या फिर कहीं भी जो है फार्मूला जो है ये इतना फार्मूला मिलेगा, इतना इसको आप याद नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सा फार्मूला जो है ये मैं बता रहा हूँ, इस फार्मूला का आप याद कर लें। n² 0.529 n² जो दिया हुआ है, डायरेक्ट इसी पे पुट करना होगा। एन या फिर जेड कोई एक दिया रहता है, मतलब सब सारा दिया रहेगा आपको इसमें से। और एंगस्ट्रॉम में ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एंगस्ट्रॉम में आएगा। अगर मान लीजिए उसमें नैनोमीटर में है तो आपको कन्वर्ट करना होगा उसको नैनोमीटर में। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि ये फॉर्मूला है रेडियस का। ये ऊपर वाला तो सभी जगह दिया रहता है, लेकिन ये आप शॉर्ट में इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है 0.529। तो इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वेलोसिटी का भी फॉर्मूला जो है आपको ऊपर में तो ये दिया हुआ है, लेकिन आपको जो फॉर्मूला जो है इसको याद करना है। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएंगे, और इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकंड में आता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप। और Z/N है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। एनर्जी से क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ किस तरह के आते हैं। पहले तो ये एनर्जी किस तरह से निकाला कैलकुलेट करना है उस चीज़ को देख लीजिए। जैसे पोटेंशियल एनर्जी में ध्यान दीजिएगा कि माइनस लगा रहता है और टोटल एनर्जी में माइनस रहता है। इस चीज़ का जो है ऑप्शन में भी कई जगह माइनस प्लस का जो करके गलत करवा देते हैं। तो ये फार्मूला हो गया, फार्मूला आप याद कर सकते हो, याद कर लीजिएगा। नहीं भी याद हो रहा है तो जनरली ये दोनों को, जैसे ये दोनों जो हैं इन दोनों को याद कर लीजिएगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी याद कर लीजिएगा। टोटल एनर्जी का मैं अभी फार्मूला बता रहा हूँ किस तरह से। सर टोटल एनर्जी का जो सिंपल सा फार्मूला है, जो एक तो ये -2.18 × 10⁻18 Z²/n² जूल पर एटम, ठीक। या फिर इससे तो क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। जनरली जो ऑप्शन आपको इस पे मिलते हैं, जो -13.6 × Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और मैं जो बता रहा था कि और इन 3 रिलेशन के बारे में इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिलेशन, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा एनर्जी वालों में, और एक रिलेशन वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या मतलब रिलेशन है। रिलेशन के सिंपली क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है 2 टाइम्स होता है टोटल एनर्जी के। टोटल एनर्जी जो होता है माइनस टाइम्स होता है काइनेटिक एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी होता है 2 टाइम्स माइनस में होता है काइनेटिक एनर्जी के। तो ये चीज़ों को, ये जो है फॉर्मेट आप याद करें तो बहुत सही रहेगा। इस चीज़ को अगर याद कर लेते हैं तो ऊपर जो फार्मूला दिया हुआ है इसमें से एक भी फार्मूला आपको याद है तो ये सारा फार्मूला को उसमें पुट कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। सो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली होता क्या है कि इसमें आपको ज़्यादा मतलब वो नहीं करना है। जनरली इसमें जो होता है ना लाइमन सीरीज, बायमो सीरीज, ये सबसे पूछते हैं। तो इसमें जैसे होता है लाइमन सीरीज, कहीं से भी किसी भी ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन जो है अगर आता है फर्स्ट ऑर्बिट में तो उसको लाइमन बोला जाता है। बार्मर किसको बोलते हैं, ये आपको सेकंड में आएगा तो किसी भी से, थर्ड में आएगा तो उसको ये पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर फंड, इस तरह से। तो इसमें जो है ये चीज़ को आप याद रख लीजिएगा कि लाइमन सीरीज होता है यूवी रीजन में आता है, फिर वो इस तरह से बार्मर जो है विजिबल में आता है, ये तीनों जो है इंफ्रारेड रीजन में आते हैं। इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। और आगे मैं बताऊंगा कि अभी आगे बता रहा हूँ कि किस तरह से वो वेवलेंथ निकालने का भी पूछा जाता है। सो जैसे ये है रिडबर्ग इक्वेशन से वेवलेंथ निकालने को आता है। जैसे 1/λ जो फॉर्मूला है RH² × 1/n1 का स्क्वायर अपन -1/n2 का स्क्वायर। और ये आर का ये जो है आर कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट होता है, रिवर्स कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं इसको। ये कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला जो है जनरली मान लीजिए वैल्यू नहीं भी देता एग्जाम में तो आपको इसको याद कर लेना होगा। और ये जो है इससे जो है आप लेमडा निकाल सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन जो है
थर्ड सेल से थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाता है तो किस वेवलेंथ का वो एनर्जी किस निकालेगा या फिर वेवलेंथ क्या होगा उसके जो वो निकलेंगे स्पेक्ट्रम निकलेगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आ भी रहे हैं इस समय, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो है टोटल इमिशन का भी क्वेश्चन आ रहा है इसमें कि टोटल कितना इमिशन करेगा कोई चीज़ है, कोई इलेक्ट्रॉन है अगर N2 से N1 में जा रहा है तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला को याद कर लेंगे तो ये हो जाएगा। इस फॉर्मूला को आप याद जरूर कर लेंगे क्योंकि इसे क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय, रिपीट होना स्टार्ट हो गए, बहुत सारे एग्जाम में भी हो रहे हैं, तो BHU भी रिपीट करता है, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। सो नेक्स्ट जो थ्री बेस्ड क्वेश्चन है वो है डी ब्रोगली इक्वेशन। सो इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर में भी पिछले साल ही आए थे और बहुत बार आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में भी आया है, BHU में भी पिछले साल आ चुका है। सो इसके बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं एक तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे, ये फार्मूला आपको याद रख लेना होगा सारा, ठीक। ए लेमडा इक्वल टू H/MB या फिर H/P जो है। सेकेंड जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है वो है कि किस चीज़ पे ये एप्लीकेबल है, तो आपको याद रखना होगा इसमें कि ये मटेरियल पार्टिकल्स जो भी जिसमें भी मैटर है मास है उन सारे चीज़ों पे ये एप्लीकेबल होता है। तो बस इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। अब नेक्स्ट जो है हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इससे क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन इसमें जनरली जो है केवल फार्मूला सही चूज करने को ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन में दे देंगे और चूज करने को दे देंगे कौन सा सही फार्मूला है कौन सा नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, बस इतना ही आता है। तो लेकिन आता क्वेश्चन जाए तो इसको भी आप छोड़ कर नहीं जाएँ। सो नेक्स्ट जो है क्वांटम नंबर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, क्वांटम नंबर से पिछले साल भी क्वेश्चन आए थे, तो मैं आगे बताऊंगा किस तरह के फॉर्मूला जो है फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के नॉर्मल आते हैं। सो क्वांटम नंबर से जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर, जो चार होते हैं। तो ये जो है जनरली जो एक तरह का क्वेश्चन होता है उसमें तो दे दिया जाएगा कि आपको जो है कौन सा जैसे दिया रहेगा कि एन का वैल्यू जो दे जाएगा N L S आई जो भी वैल्यू और भी है, एम का वैल्यू है और एस का वैल्यू है, सारे दे देंगे और बोलेंगे कौन सा पॉसिबल है किसी के लिए और कौन सा नहीं है। इस पर मैं क्वेश्चन जो है आपको आगे अपने टेलीग्राम में करा दूंगा, जिससे आपको आइडिया भी लग जाएगा किस क्वेश्चन आते हैं, या फिर आप प्रीवियस में किए होंगे तो आप देखे भी होंगे। तो इसमें जो है कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं ये पूछा जाता है, एक तो पहला जो है क्वेश्चन। दूसरा जो है वो है एंगुलर मोमेंटम निकालने का है। अभी यह ध्यान रखिएगा एंगुलर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी टर्म्स को लेके वो कन्फ्यूजन में इस समय कर रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम का जो है क्वेश्चन पूछे, फॉर्मूला अगर पूछता है उसमें क्वेश्चन तो उसमें NH/2π फॉर्मूला लगेगा और वहीं ऑर्बिटल लगा रहता है इसके आगे। यह ध्यान रखिएगा कि ऑर्बिटल लगा, अगर ऑर्बिटल लग जाता है इसके आगे तो इसमें √L×L+1 H/2π फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और आगे भी एक और मैं फॉर्मूला बताऊंगा यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम, उससे भी क्वेश्चन इस प्रीवियस में रिपीट होने चालू हो गए हैं, तो हो सकता है बहुत सारे एग्जाम में भी चालू हो गए हैं, तो BHU भी उधर से कॉपी करके डाल दे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो कॉपी करके डालता है BHU, तो उसका भी मैं भी आगे फॉर्मूला बता दूंगा। और जो नेक्स्ट जैसे फॉर्मूला जो सिंपल से हैं ये सब निकालने के लिए आपको ये मैं एक तरह से ट्रिक टाइप को बता दूंगा, जाके बता दे रहा हूँ। जैसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने को किसी ऑर्बिट में लेगा तो उसका फॉर्मूला 2n² हो जाएगा, ऑर्बिटल्स का निकालना होगा तो n² हो जाएगा, और नंबर ऑफ सेल्स का होगा तो n हो जाएगा। ये चीज़ याद रख लेंगे आप, इसे याद भी होगा आपको, नहीं भी है तो आप देख लेंगे इसको। अब जैसे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये चीज़ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि शेप क्या होता है, तो ये चीज़ को एक बार आप देख लीजिएगा, जैसे आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी नहीं पता है तो देख लीजिएगा। जैसे एस का जो है स्पेरिकल होता है, पी का डम्बल होता है, डबल डम्बल और कॉम्प्लेक्स, ये हो गया। फिर जैसे मैं बता रहा था स्पिन एंगुलर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला है √S × S+1 H/2π। अब नेक्स्ट जो है इस क्वेश्चन जो बनता है वो है पॉलीजुकेशन प्रिंसिपल, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं कि पॉलीजुकेशन प्रिंसिपल जो था वो कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का जो चारों क्वांटम नंबर जो है सेम नहीं हो सकते हैं। दूसरा जो है कि हंस रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिबिलिटी, वही कि पैरेलल जो होते हैं वो मैक्सिमम पैरेलल होने चाहिए, वो कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन होने का एक स्पिन वाले, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। और नेक्स्ट जो है इसमें से कुछ ये टर्म्स वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, जिसमें टर्म्स में से आइसोटोप्स होते हैं कि जिसका सेम जेड होता है, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर जिसका सेम होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर होता है। उसी आइसोबार जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, सेम ए होगा यहाँ पे, एटॉमिक मास होता है और डिफरेंट होता है एटॉमिक नंबर। फिर नेक्स्ट जो मैं जो दोनों बता बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आइसोटोन्स में नेम, जिसमें मतलब कि सेम न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो चार ऑप्शन दे देंगे आप, उसमें से आपको चूज करना होगा, आपको ध्यान देना होगा कौन से जो है उसके न्यूट्रॉन सेम है, उसको आपको चूज करना होगा। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक से तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, BHU में भी बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। इस चीज़ को आप बहुत आइसोइलेक्ट्रॉनिक को बहुत ध्यान से देखेंगे कि इसके सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जिसपे पिछले साल 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो है इस फार्मूला को आप पूरा बढ़िया से याद कर लें, क्योंकि पिछले साल भी रिपीट हुआ है, हो सकता है रिपीट इस साल भी हो जाए। तो नंबर ऑफ रेडियल नोट्स के जैसे N-L-1 हो जाएगा, फार्मूला बस पेस्ट पुट करना है, आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स का, टोटल नंबर ऑफ नोट्स के और टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स के, तो ये दोनों पे पिछले साल क्वेश्चन आए, हो सकता है इस साल इन दोनों पे रिपीट कर दे। तो आपको ये फार्मूला को आप बहुत ध्यान से याद कर लें, कहीं लिख ले कॉपी पे। सो ये तो गया। अब नेक्स्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक्सेप्शनल वाला क्वेश्चन आते हैं, जैसे कॉपर का जो है एक्सेप्शन वाला, तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी देख लें
क्योंकि बहुत कम रिपीट, तो मतलब रिपीट क्या बोले, बहुत आते हैं क्वेश्चन, लेकिन कई किसी किसी साल वो डाल देते हैं। तो आपको एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान देके चलना होगा इसके लिए। सो अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर है जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो उसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो है, एक तो ये एलिमेंट्स के कॉन्फिग वो दे देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, उसमें बोलेंगे कौन सा एलिमेंट्स है, चूज करने को देते हैं, या फिर कंपाउंड्स कौन सा है। तो ये चूज करने को प्रीवियस में क्वेश्चन देते थे, अभी तो बंद कर दिए हैं, लेकिन प्रीवियस में बीच में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो एक इसमें जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो आ रहा है वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन वाले क्वेश्चन दे देते हैं वो। कन्वर्जन यानी जैसे हो गया कि वो लीटर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो लीटर एटमॉस्फेयर है तो उसको ईआरजी में कन्वर्ट करने के लिए। सो इसके लिए जो मैं यहाँ पे ये समझा दिए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मतलब जो है ध्यान देना होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से क्वेश्चन आ रहा है। आप प्रीवियस ईयर में भी देखोगे या फिर कंटिन्यूसली आप 6 का पेपर देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि 3 से 4 ईयर में रिपीट हो चुके हैं ये टॉपिक। तो आपको बेसिकली इसमें करना क्या ये होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि टोटल जितना मास होता है रिएक्टेंट्स का उतना ही मास होगा प्रोडक्ट्स का। इसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 10 ग्राम ऑफ CaCO3 था, हीटिंग करने के बाद जो है इतना इसमें CO2 बनता है, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 बनता है। तो वेट क्या होगा क्विंटल में CaO का, तो वही CaO या इसका नहीं दिया हुआ है मास। तो आपको यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करना है कि पहले 10 था तो बाद में भी 10 ग्राम होगा। तो इससे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है वैल्यू एक्स का आ जाएगा, वो कितना आएगा, 5.6 ग्राम में आएगा। तो ग्राम को सबसे पहले आपको केजी में कन्वर्ट करना होगा, इस केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। केजी को फिर क्विंटल में कन्वर्ट करना होगा, तो ये क्विंटल में जो है आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें बहुत बार। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आप ध्यान से देख लीजिएगा। इससे बेसिक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सारे हम लोग करा देंगे आपको टेलीग्राम में, जिसकी चिंता नहीं करना है। आप बस ये टॉपिक्स को हर दिन जो वीडियो आएगा इन टॉपिक्स को आप जरूर बार बार देख लें, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ताकि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो मिस ना हो। नेक्स्ट जो है एवोगैड्रो जो है लॉज, एवोगैड्रो लॉज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आप कहीं भी थ्योरी वाले जो वहाँ से देख सकते हैं। अब जो है इंपॉर्टेंट जो है ये मोलिकुलर वेट एंड वेपर डेंसिटी से मैं देखता हूँ बहुत लोग जो है, मैं क्विज में भी पहले भी क्वेश्चन दिया हूँ तो उसमें वो बहुत से लोग मतलब गलत कर देते हैं। इसका सिंपल सा है कि वेपर डेंसिटी 2 टाइम्स को करते हैं तो मोलिकुलर वेट आ जाता है उसका, अगर क्वेश्चन कहीं आता है ऐसा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। अभी तक तो बीच में ऐसे रिपीट नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे और एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन आ चुके हैं इस पर, तो हो सकता है कि रिपीट कर दें। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं भी ऐसा छूट जाता है तो आपको भी अफसोस होगा। सिंपल सा अगर फॉर्मूला लगाना था 3 नंबर मिल जाता है आपका। तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि 2 टाइम्स वही है, मोलिकुलर वेट को आधा कर देंगे तो वेपर डेंसिटी आ जाएगा बस। नेक्स्ट है मोल कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन मतलब एक साल बीच डाल के या फिर हर साल भी रिपीट हो ही जाता है। और इसमें भी जो क्वेश्चन वो क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स गिनने को ही आ रहे हैं इस समय, कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। जैसे सबसे ज़्यादा तो वाटर पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे ये कार्बन ऑक्सीजन एटम को करा के दिखा रहा हूँ, कि बता देता हूँ। जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ पर निकालना है, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 जो है उसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन में आप कर दिया हूँ, जैसे लास्ट में जो है आपको ये आ जाएगा। सो यहाँ पे आप सॉल्व भी कर अपने से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट है जो है मूल कंसेप्ट पे, तो वाटर वाला जो क्वेश्चन है उस पर मैं क्वेश्चन भी कराया हूँ टेलीग्राम पे। आप जुड़े होंगे तो आपको भी पता होगा, और नहीं भी जुड़े हैं तो अभी मैं करा दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा। सो नेक्स्ट जो है परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो परसेंटेज कंपोजिशन से इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH, या फिर कोई कंपाउंड देगा उसमें किसी एक पार्टिकुलर एटम का पूछेगा कि कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे NaOH में बात करें तो NaOH का जो है Na का जो है 23 हो जाएगा मास, H का हाइड्रोजन का 124 हो जाएगा, और 16 ऑक्सीजन का। सो टोटल 40 हो गया। टोटल 40 हो गया, और ऑक्सीजन का जो मास होता है 16 होता है। तो परसेंटेज निकालना है तो 16/40 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, उससे परसेंटेज आपका आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, कहीं कि 2 बार अभी तक क्वेश्चन इस पर आए हैं, लेकिन हो सकता है आगे भी अगर दिया हुआ है तो कर दे। लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, लॉ लिमिटिंग रिएजेंट मतलब क्या है कि 2 रिएजेंट आपको रिएक्शन वाला दे देंगे, उसमें आपको खुद से दिमाग लगाना होगा। उसमें पूछा था कि कौन सा बचेगा और फिर कितना बचेगा, 2 में से रिएक्शन करने के बाद बचेगा तो कौन सा बचेगा, कितना बचेगा। तो ये वाला जो है लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन जो है इसमें आ रहे हैं, 2 बार आ चुके हैं। तो इसको आपको जो है ये फॉर्मूला जो है आप या कहीं कॉपी पर किए होंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं, मैं इस पर क्वेश्चन भी करा दूँगा। और जो लास्ट जो है ये मूल कॉन्सेप्ट या फिर से क्वेश्चन जो आते हैं जैसे उसमें वो इक्विवेलेंट मास वाला जो क्वेश्चन, इक्विवेलेंट मास निकालने को दे देगा, फिर एटॉमिक मास या फिर मोलिकुलर मास निकालने को दे देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, इस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अब नेक्स्ट चलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तीसरा जो चैप्टर है वो रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली आपको बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो उसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसमें सबसे पहले तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाए, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा जो आता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट निकालने के लिए पूछ देता है एग्जाम क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, 4 दे देगा, इसमें से ऑप्शन दे देते हैं।
तो उसे कौन सा है। तो जैसे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे, यानी दूसरे को रिड्यूस कर दे, तो खुद रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आई माइनस जो है, जैसे साइज इसका बहुत बड़ा होता है आयोडीन का, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये आसानी से किसी को दे देगा, क्योंकि होल्ड नहीं कर पाता है इलेक्ट्रॉन को साइज बड़ा होने की वजह से, या दूसरे को इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे देगा, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी क्वेश्चंस दे देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ये बीचों बीच में पूछे जा रहे हैं। सो नेक्स्ट जो है किस तरह का क्वेश्चन आता है रिडॉक्स से, तो वो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्सिएशन से देते हैं, बैलेंसिंग करने वाला क्वेश्चन देते हैं। अभी ज़्यादा नहीं आया है, इधर से चालू हुआ है, मतलब 2-3 साल पहले से चालू हुआ है इसमें पूछना। तो इसको आप हल्के में ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है अब जब चालू हो गया तो पूछना भी चालू, ये पूछना स्टार्ट कर दें, अब इधर भी पूछ दें, आगे भी पूछ दें। तो इसके बेसिकली जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे, दिया रहेगा एक्स और वाई का यहाँ पे जो वैल्यू निकालने को दे दिया है। सो यहाँ पे एक्स का और वाई का वैल्यू हीट एंड ट्रायल मेथड से भी बहुत से होते हैं, या फिर आप कहीं पढ़े होंगे तो वहाँ पे बताया भी गया होगा, शॉर्ट ट्रिक्स बताए गए होंगे इसको किसी तरह से निकाला जाता है, तो उससे आप करके निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है ऑक्सीडेशन नंबर से, वो है कुछ इस तरह से, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को होगा कि फार्मूला बेस्ड जैसे दे देंगे, फार्मूला किसी जैसे दे देते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सल्फर का निकालना है, किसमें H2SO8 जो है, फिर H2S2O4 एंड H2S2O8, इनमें से बोल रहा है कि क्या क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का तीनों में। तो सबसे पहले तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है लोगों को कि फार्मूला जो है स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बना देंगे तो वो ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ऐसे अगर दे देता है तो नहीं बना पाते हैं। तो इस तरह के जो है स्ट्रक्चर्स आपको याद कर लेना होगा। ये सब सारे स्ट्रक्चर जैसे एनसीईआरटी में जो है इनसे में दिए हुए हैं, तो इन्हीं में से वो देते हैं। तो इन सब स्ट्रक्चर जो भी है, जैसे सल्फर वाले कंपाउंड्स के, उसी तरह से नीचे आपको मैं एक और क्वेश्चन है जैसे फोस्फोरस वाले कंपाउंड, जैसे फोस्फोरस वाले का जो है, फोस्फोरस वाले कंपाउंड के जो है स्ट्रक्चर दे देंगे, उसके आपसे पूछ देते हैं। तो इनके जो है ऑक्सीडेशन नंबर तभी निकाल सकते हैं जब आपको स्ट्रक्चर याद होगा। तो स्ट्रक्चर आप इन सब के जो है याद कर लें, इसमें रिपीट भी करना चालू कर दिए हैं। सो मैं अभी जो आपको जो है इस वीडियो में 3 क्वेश्चन, अभी ये मैं वही 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे ये पहला क्वेश्चन जो हो गया, ये जो पहला क्वेश्चन में जैसे ये हो गया, ये सल्फर वाला निकालने के लिए। दूसरा जो है ये ऑक्सीडेशन में निकालना है इसमें फोस्फोरस का, और तीसरा जो है कि इसमें पूछ रहा है कि अबाउ प्रिंसिपल कौन सा जो है इसमें से नहीं फॉलो करता है, नॉट सेटिस्फाई नहीं करता है। ये तीन जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस तीनों के क्वेश्चन का आपको आंसर जो है इस वीडियो के कमेंट में जाके आपको लिखना है। और जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इसका आंसर तो बता दूंगा, नेक्स्ट पार्ट केमिस्ट्री का पार्ट आएगा उसमें आंसर बता दूंगा, और सारी से जो सबसे पहले आंसर रहेगा उनमें से टॉप 3 लोगों का जो मैं नाम भी मैं उसमें अनाउंस करूँगा अगले वीडियो में। सो आप लोग जो है ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर कॉमेंट में